डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। 8वें चैप्टर में 2 भाग मुकम्मल हुए। आज हम तीसरा भाग देखेंगे और तीसरे भाग में आज हम जो टॉपिक देखने वाले हैं, आपकी किताब में पेज नंबर 86, टॉपिक का नाम है नाणाकीय निर्णयों यानी कि फाइनेंशियल डिसीजंस। अब जो नाणाकीय निर्णयों है उसमें मैंने आपको पहले कहा था कि जो नाणाकीय निर्णयों यानी जो फाइनेंशियल डिसीजंस है उसमें जब हमें फाइनेंशियल डिसीजंस लेने होते हैं, मीन्स के जो कंपनी का मैनेजर है उसके सामने 3 क्वेश्चन आ खड़े होते हैं, 3 सवाल आकर खड़े होते हैं। पहला होता है रोकाण संबंधित निर्णयों कि इन्वेस्टमेंट से मुतालिक फ़ैसले कि वो कहाँ इन्वेस्ट करे, कैसे करे, कब मिलेगा उसका बेनिफिट। दूसरा है धिराण संबंधित निर्णयों, यानी अगर उसको किसी को देना है उधार वगैरह तो वो कैसे इंसान को दे, कैसी कंपनी को दे। और तीसरा उसके सामने क्वेश्चन होता है डिविडेंड कि अगर जो नफ़ा आ गया है उसको वो तकसीम करे तो कैसा करे और कितना करे। ये 3 क्वेश्चन बहुत टफ होते हैं किसी भी मैनेजर के लिए, खासकर जो फाइनेंशियल मैनेजर होता है उसके लिए, जिसमें आज हम उसका पहला क्वेश्चन देखेंगे रोकाण संबंधित निर्णयों यानी पूंजी से मुतालिक फ़ैसले। जिसे हमने देखा था कि कारोबार में 2 तरीके की पूंजी होती है, कायमी मूड़ी यानी कार्यशील मूड़ी। कायमी मूड़ी यानी जो आप एक बार उसको इन्वेस्ट कर दो फिर सुकून रहे आपको सालों साल, और कार्यशील मूड़ी के जो आपके रोज़मर्रा के कामों में यूज़ होती हो, इस्तेमाल होती है, बराबर। अब ये जो कायमी मिल्कत है जो लेना है, तो इन मिल्कतों को पसंद करना, उसके अंदर कितने पैसे रोकने हैं, ये फ़ैसला किसको लेना होता है? जाहिर सी बात है फाइनेंस मैनेजर को लेना होता है। अब ये जो इसके पूंजी से मुतालिक फ़ैसले लेता है, इस फ़ैसले को मूड़ी बजटिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? मूड़ी बजटिंग कहते हैं। अब ये जो मूड़ी बजटिंग है, ये मैं और आप सोच रहे हैं इतना आसान नहीं है, बहुत ज़्यादा टफ काम है, क्योंकि इन्वेस्ट से मुतालिक जो भी फ़ैसले हैं वो ख़तरात से भरे हुए हैं। तो इन ख़तरात को टालने के लिए, हम इनसे मैसर ना हो इसके लिए 2 चीज़ें होती है जो किसी भी फाइनेंस मैनेजर को अपने ध्यान में लेनी होती है। सबसे पहला कि निर्णयों मूल्यांकन, कि उसको अपने फ़ैसलों की जांच करनी चाहिए कि मैंने जो फ़ैसला लिया है वो कैसा है। यानी जोखिम, कि अगर इस फ़ैसले पे ख़तरा आता है तो कैसा आएगा, कितनी हद तक आएगा, मेरी कंपनी को, मेरे कारोबार को उससे कितना नुकसान होगा या क्या फ़र्क पड़ेगा। जो फाइनेंस मैनेजर होता है और जब वो इन दोनों चीज़ों को सोचता है, वो जब जांच करता है अपने फ़ैसलों की और अपने फ़ैसलों के ऊपर जो ख़तरात आने वाले हैं उनको देखता है, तब वो हमेशा क्या करता है, अपनी पूंजी को रोकने के लिए, इन्वेस्ट करने के लिए जो एक से ज़्यादा उसके पास ऑप्शन है उसके बारे में सोचता है कि मेरे पास कौन कौन से ऑप्शन हैं, बराबर। और फाइनेंस मैनेजर जो ऑप्शन ढूंढ रहा है अपनी जो कायमी मिल्कत है उसमें इन्वेस्ट करने के लिए, उसके पास वो ऑप्शन कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला ऑप्शन होता है परत आप पद्धति, पे बैक मेथड। दूसरी होती है वळतरणा दरनी पद्धति, रेट ऑफ रिटर्न मेथड। और तीसरी होती है वटावेल रोकड़ प्रवाहनी पद्धति, डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड। अब ये तीन ऑप्शन में से उसको किसी एक ऑप्शन को तय करना होता है और उस तरीके से, उस मेथड के हिसाब से उसको अपने पैसे इन्वेस्ट करने होते हैं। परत आप पद्धति में क्या होगा? परत आप पद्धति में भाई अगर उसको मिल्कत पसंद नहीं आ रही है, उसको इन फ्यूचर उसमें कोई खतरात लग रहे हैं तो पे बैक, उसके पैसे वापस हो जाएंगे। वळतरणा दरनी पद्धति कि वो वळतर अगर कोई बदला लेना चाहे तो उसके बदले उसको रिटर्न कुछ ना कुछ कर दिया जाएगा। आणि वटावेल रोकड़ प्रवाहनी पद्धति के डिस्काउंटेड के डिस्काउंट के हिसाब से उसको उसके पैसे वापस दे दिए जाएंगे। लेकिन अब ये जो रोकाण है, ये जो इन्वेस्ट है, इसको असर करने वाले जो पॉइंट है वो कौन कौन से हैं?
सबसे पहले कुल मूडीनी ज़रूरियात। अब जब अगर एक मैनेजर कहीं पे इन्वेस्ट करने का सोच रहा है, क्योंकि एक मैनेजर पर्सनली तो इन्वेस्ट नहीं कर रहा है ना, वो तो अपनी पूरी कंपनी की तरफ से इन्वेस्ट कर रहा है या वो तो कंपनी के ही पैसे इन्वेस्ट कर रहा है, तो उसको कौन कौन सी चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। सबसे पहले कुल मूडीनी ज़रूरत कि यहाँ पे इन्वेस्ट करने के लिए उसको कितने पैसों की ज़रूरत पड़ेगी, उसको कितनी पूंजी की ज़रूरत पड़ेगी। रोकाणमांथी भविष्यમાં મળવાપાત્ર અંદાજિત વળતરનો દર અને નફાકારકતા, कि वो जो रोकाण कर रहा है, जो इन्वेस्ट कर रहा है, उससे मुस्तकबिल में उसको कितना नफ़ा मिलेगा, उस नफ़े की शरह क्या रहेगी। तीसरा पॉइंट है रोकाणमांथी મળવાપાત્ર अंदाजित ચોખ્ખો रोकड़ प्रवाह, कि जो इन्वेस्ट इसने किया है इसमें से इसको अंदाजन जो क्लियर, जो नेट, जो चोखे पैसे मिलने वाले हैं वो कैश में कितने मिलने वाले हैं। चौथा पॉइंट वो सोचेगा रोकाणમાં जोखमનું तत्व, कि जो उसने इन्वेस्ट किया है उसमें खतरा कितना है, कितने परसेंट है। पांचवा पॉइंट सोचेगा रोकाण કર્યા પછી कार्यशील मूडीની ज़रूरियात, कि अब उसके पास पूंजी आई, उसने इन्वेस्ट तो कर दिया, लेकिन फिर अब जब रोज़मर्रा के कामों के लिए पूंजी की ज़रूरत पड़ेगी तो कहाँ से लाएगा, तो उसको वो भी तो सोचना पड़ेगा कि मुझे कार्यशील मूडी की कितनी ज़रूरत पड़ेगी, वो मैं पहले से निकाल लूँ। फिर रोकाणની आर्थिक उपयोगिता, कि जो वो इन्वेस्ट कर रहा है वो इक्तिसादी तौर पर उसको कितना यूज़फुल होने वाले हैं। रोकाणનું महत्व, कि जिस जगह पर वो अपनी पूंजी को रखना चाह रहा है उसकी कोई अहमियत है, वो इन फ्यूचर बढ़ने वाली है। मूडीनी मापबंदी, उसको अपनी पूंजी को तय करना होगा, उसका माप लगाना होगा कि मुझे यहाँ पे इतने रखने हैं, यहाँ पे इतने रखने हैं, यहाँ पे इतने रखने हैं, क्योंकि एक जो अच्छा फाइनेंस मैनेजर होगा वो सारे पैसों को एक ही जगह पर नहीं रखेगा, वो अलग अलग जगह पे ही रखने की सोचेगा। भविष्यમાં कमाણીની निश्चितता कि अनिश्चितता, कि मुस्तकबिल में ये जो इन्वेस्टमेंट इसने किया है उससे मुकर्रर तौर पर वो कितने पैसे कमा सकता है या कितने नहीं कमा सकता। इसके बाद जो दूसरा फैसला होता है, जो दूसरा क्वेश्चन होता है वो होता है धिराण संबंधित निर्णय, डिसीजंस रिलेटेड टू फाइनेंसिंग, कि अब उसको अगर कहीं पे पैसे देने हैं, रखने हैं मीन्स के, तो कहाँ कहाँ पे रखेगा। एज़ यूजुअल जैसे आपको पता है इक्विटी शेयर, कि इक्विटी शेयर खरीदेगा, इक्विटी शेयर के लिए किसी को पैसे देगा, प्रेफरेंस शेयर के लिए किसी को पैसे देगा, और डिबेंचर के लिए किसी को पैसे देगा। अब हमको एक चीज़ ध्यान में रखनी है, जो फाइनेंस मैनेजर है उसको दो चीज़ों का बैलेंस करके रखना है। एक है उसकी इक्विटी मूडी, एक उसकी इक्विटी पूंजी, कि वो इक्विटी में कितनी पूंजी लगाना चाहता है, और दूसरा है उसका देवा, कि दूसरा उसके ऊपर कर्ज कितना है। उसको इन दोनों के बीच में क्या बना के चलना पड़ेगा, बैलेंस बनाकर चलना पड़ेगा। और इन दोनों के बीच का जो बैलेंस है वो ऑप्टिमम रहेगा, और जो ऑप्टिमम बैलेंस है इसी को मूडी माળખું, पूंजी का स्ट्रक्चर या पूंजी का ढांचा कहते हैं। एक मार्क्स में आपके लिए आईएमपी क्वेश्चन है, मूडी माળખું એટલે શું, तो भाई इक्विटी पूंजी और जो कर्ज है उन दोनों के बीच में बैलेंस बना के चलने के लिए जो ऑप्टिमम फाइनेंस मैनेजर तय कर रहा है उसको मूडी माળખું, पूंजी का ढांचा या इन्वेस्ट स्ट्रक्चर कहेंगे। अब दो क्वेश्चन हमने देख लिए फाइनेंस मैनेजर के, रोकाण संबंधित और धिराण संबंधित। अब ये जो धिराण अंगेना निर्णयને असर करता परिबળો, जो हमने देखा कि धिराण करना है अगर किसी मैनेजर को किसी कंपनी के लिए, तो उसके ऊपर असर करने वाले फैक्टर्स कौन कौन से हैं। तो दो फैक्टर्स हैं, आंतरिक परिबળો અને बाह्य परिबળો, अंदरूनी और बहरूनी। अच्छा, अब अंदरूनी कौन कौन से हैं, धंधानो प्रकार के स्वरूप, बराबर, कि तुम्हारा जो कारोबार है उसका कद कैसा है, धंधानो विकास, आपके कारोबार की तरक्की कैसी है, नाણાકીય ज़रूरियात, आपको आपके कारोबार के लिए कितने पैसों की ज़रूरत पड़ती है, मिलकतों स्वरूप, आपके पास जो मिलकत है उनका नेचर कैसा है, अने ज़रूरियात, मिलकतों की ज़रूरत आपको इन फ्यूचर कितनी पड़ने वाली है, और संचालकों वलन, यानी जो आपके सब आपका जो मैनेजमेंट है वो क्या सोचते हैं इन सब चीज़ों को लेकर। फिर दूसरा है बाह्य परिबળો, यानी बहरूनी
फैक्टर्स। उसमें मूड़ी बाजाરની परिस्थिति, जो बाज़ार है, पूंजी का बाज़ार है, उसकी हालत क्या है, रोकाणकारों वलन, जो हमारे इन्वेस्टर्स है वो क्या सोच रहे हैं, उनकी थिंकिंग क्या है, बाजार में प्रवर्तमान ब्याजनो दर, कि अभी बाज़ार में ब्याज की शरह कितनी चल रही है, क्या चल रही है, मुझे कितना देने का आ जाएगा सामने जो मेरे इन्वेस्टर्स हैं उनको, कायदा किया नियंत्रण, मेरे ऊपर कानून का काबू कितना रहेगा, कब तक रहेगा, किस हद तक रहेगा, कहाँ तक रहेगा, संस्था किया रोकाणकारों, जो अलग अलग शोबे हैं वो मेरे अंदर कैसे इन्वेस्ट करेंगे वगैरह। अब तीसरा क्वेश्चन क्या आता है, डिविडेंड संबंधित निर्णयों। लेकिन आज हमने सिर्फ 2 टॉपिक देखे, रोकाण संबंधित निर्णयों और धिराण संबंधित निर्णयों। डिविडेंड संबंधित निर्णयों हम बाद में देखेंगे, वो इसलिए क्योंकि ये पॉइंट थोड़ा बड़ा भी है और इसको आपको तफसील से समझना भी पड़ेगा, और ये हमारे बोर्ड के लिए IMP क्वेश्चन है कि डिविडेंड संबंधित निर्णयों એટલે શું, તેને કયા કયા પરિબળો અસર કરે છે, ऐसे आपको बोर्ड में आता है। तो ये तफसील से हमें समझना पड़ेगा और हमारी वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो इसीलिए आज मैंने आपको 2 टॉपिक समझाए, रोकाण संबंधित निर्णय और धिराण संबंधित निर्णय।